जय हिंद भाइयों, जेकेएस डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के कुछ अगले जो कल आपको बताए थे, तो उसमें आगे जो पर्सनल प्रोनाउन करा रहे थे उसके कुछ रूल्स बचे हुए हैं, आज उनको पढ़ेंगे। और कुछ काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस में जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, उनके बचे हुए जितने भी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है उनके सारे रूल्स को हम फॉलो करेंगे आज, और रूल्सों को करेंगे और रूल के साथ साथ उनके एग्जाम्पल को समझेंगे और आज कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपका कवर कराया जाए। ठीक है, तो बचे हुए रूल्स हैं जो उनको आज कंटिन्यू करेंगे। हम पढ़ रहे थे कल पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, और अगर इसकी हिंदी में बात करें तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो कल हमने कुछ रूल बताए थे, उसका रिपीटेशन करते हैं। एक पहला रूल लिखाया था आपको कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होता है, क्योंकि लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और दूसरा वाला जो अगला जो लास्ट वाला आपको लिखाया था, जो मुझे याद है, शायद रिवाइज करा देता हूं मैं, कि जीरंड जो होता है उसके बाद हमेशा जीरंड, सबसे पहले जीरंड समझना होगा। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ने पर जीरंड बन जाता है, और जीरंड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते थे। पहले हमने ये बताया था कि जीरंड के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है, ना कि नॉमिनेटिव प्रोनाउन का यूज होगा। तो कुछ पर्सनल प्रोनाउन के आज रूल्स रहेंगे, उनको हम लिखेंगे और साथ साथ एग्जाम्पल के साथ उन्हें समझेंगे। तो देखो, दो नॉमिनेटिव प्रोनाउन के बीच तुलना की जाती है। न कि एक नॉमिनेटिव हो और एक ऑब्जेक्टिव। केस के प्रोनाउन हमेशा कंपैरिजन किया जाएगा, तो दो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन के बीच होता है, न कि आप इस तरीके से करेंगे कि एक नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज कर लिया और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन कर लिया यूज। तो इसे आप नोट कीजिए, मैं आपको फिर एग्जांपल देता हूं, फिर समझाता हूं। ठीक है, जैसे रोहन उतार लो। यहां पे देखेंगे, देखो, रोहन इज एज फैट एज आई। रोहन जो है वो मोटा है, किसकी तरह? मेरी तरह। मेरी तुलना में रोहन मोटा है, इसका मतलब ये है मेरी तुलना में कंपैरिजन किया जाता है हमेशा एज से और देन से। ठीक है, एज से और देन से कंपैरिजन होता है, इसीलिए एज और देन, अगर एज से पहले नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज किया गया है तो एज के बाद भी नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन यूज किया जाएगा। ठीक, या फिर देन से पहले नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज किया गया है तो देन के बाद भी नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। यहाँ पे रोहन आपका पता है, आपको नॉमिनेटिव केस है। ठीक है, तो आई भी यहाँ पे आएगा, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज किया गया है, जो कि बिल्कुल
करेक्ट है। आप इसको नोट कीजिए, फिर मैं रब करता हूँ और एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। अगर यह ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन से ही तुलना करेंगे। तो एरर फिर तो गलत हो जाएगा ना, मैंने ये लिखा तो दिया दो नॉमिनेटिव प्रोनाउन के बीच तुलना की जाती है, और यदि दो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन तो उनके बीच तुलना होगी। ये नहीं होगी एक ऑब्जेक्टिव का दे दिया हो और एक नॉमिनेटिव का, इस तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है। अगला और समझ में फिर बताना। एक एग्जाम्पल और देता हूँ, जैसे ही फास्टर देन आई। देखो देन से वैसे ये कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री है और ये कंपेरेटिव डिग्री है। जब डिग्री पढ़ाएंगे एग्जेक्टिव का चैप्टर चलेगा तब समझा देंगे, ठीक है। यहाँ वो तुलना कर रहा है कि वह मुझसे तेज दौड़ता है, ठीक है, ही फास्टर देन आई। तो इसलिए आपको ये बताना होगा ही आपके नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, तो आई भी यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन होगा, क्योंकि हमेशा कंपैरिजन जब भी होगा वो नॉमिनेटिव केस के, दो नॉमिनेटिव केस के बीच होगा या फिर दो ऑब्जेक्टिव केस के बीच होगा। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता कि ही फास्टर देन मी कर देता तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो मैंने नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज किया और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया, जो पूर्ण रूप से गलत है। इसीलिए ऊपर वाला सेंटेंस करेक्ट होगा, ठीक है। ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखो, आपने ये पूछा था मुझसे कि जब दो ऑब्जेक्टिव केस का भी तो कर सकते हैं कंपैरिजन, ये तो दोनों नॉमिनेटिव केस का होगा, ठीक है। देखो एक एग्जांपल देखो, आई लव यू एज मच एज हिम, ठीक है। आई लव यू एज मच एज हिम। अब देखो यहाँ पर जो, देखो ये बताया मैंने, आपको बताया था कि कैसे पहचान करते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है या सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव केस का हो या नॉमिनेटिव केस का हो, बात एक ही है। देखो हमेशा वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है वो होता है नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है वो कौन सा प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर वर्ब आपका लव है और लव के सब्जेक्ट के रूप में आई काम कर रहा है, तो आई यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है और यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। इसीलिए देखो यू के बाद एज मच एज का प्रयोग किया गया है, कंपैरिजन हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। अगर मैं ऐसे इस तरीके से लिखता कि आई लव यू एज मच एज ही करता तो यह पूर्ण रूप से गलत हो जाता, क्योंकि दो नॉमिनेटिव प्रोनाउन के बीच तुलना की जाती है या फिर दो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के बीच तुलना की जा सकती है, ठीक है। ये नहीं करेंगे कि एक नॉमिनेटिव केस का ले लिया और एक ऑब्जेक्टिव केस का ले लिया और उनके बीच आपने तुलना कर दी, ये गलत हो जाएगा। तो ये वाला भी सेंटेंस आपका करेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन के बीच तुलना की गई है। नोट करो फिर आगे चलते हैं। अगला रूल लिखो,
एक्सेप्ट के बाद सदैव ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, न कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। यदि आपको सेंटेंस में एक्सेप्ट दिखाई दे तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। ठीक है, एक्सेप्ट आपको नजर आएगा सेंटेंस में, मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से समझाता हूं। यदि आपको एक्सेप्ट के बाद, यदि आपको सेंटेंस में एक्सेप्ट आ जाए नजर, तो उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। नोट कीजिए। ठीक है, प्रत्येक ने पार्टी को अटेंड किया उसको छोड़ के। एक्सेप्ट माने होता है छोड़ना। ठीक है, जानते हो इसकी तो हिंदी। एक्सेप्ट देखो, एक्सेप्ट के बाद किसका यूज किया गया है? ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का। अगर मैं इसको इसी तरीके से लिखता कि एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही, तो ये गलत हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको रूल लिखाया है कि एक्सेप्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का। इसीलिए ऊपर वाला करेक्ट है और नीचे वाला इनकरेक्ट है। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। एक्सेप्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। ठीक, अगला रूल है, इसमें ऐड कर लेना, सच एज के बाद सदैव नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दोबारा समझ लो। सच एज के बाद सदैव हमेशा सच एज के बाद याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सच एज दिखाई दे जाएगा वहां, उसके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है, न कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज होता है। ठीक है, उतार लो।
थोड़ा बड़ा लिखते हैं, छोटा ज्यादा हो गया, एक मिनट, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, जो इतने बाल ही बेच दे। सच एज के बाद सदैव नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, जैसे आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज ही। एक ये है आपका, और इसी में थोड़ा सा चेंज, आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज हिम। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे सच है और एज है। ठीक, यहाँ पे भी सच है और एज है। मैंने बताया सच एज के बाद सदैव कौन से केस का प्रोनाउन यूज होगा, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन यूज होगा। ये तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, क्योंकि मैं लिखा चुका हूँ आपको, इसीलिए पहले ही पहचान करना, अपने आप पढ़ लेना। जिसने पिछली वाली क्लास नहीं देखी वो पहले पीछे की क्लास देख ले, उससे पता चल जाएगा कि कौन से प्रोनाउन किस केस के हैं। तो ये तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, इसीलिए ये हो गया गलत, और ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, इसीलिए ये सेंटेंस है करेक्ट। तो सच एज के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। तो पर्सनल प्रोनाउन के जितने भी रूल थे वो सारे मैंने कंप्लीट करा दिए, लेकिन अगर एक दो रूल फिर भी रह गया होगा तो मैं देखकर आपको आगे पीछे करा दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी तरफ से पर्सनल प्रोनाउन के सारे रूल कंप्लीट करा दिए गए हैं। और कुछ रूल मैंने पर्सनल प्रोनाउन के सिंटैक्स में भी करा दिए, तो मैंने उनका रिपीटेशन यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि हमने अगर सिंटैक्स में उन रूलों को पढ़ लिया है तो फिर मैं यहाँ पे उसका रिपीट करूँ तो फिर फालतू में क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। इसीलिए अगर सिंटैक्स भी आपके लिए बहुत जरूरी है, सिंटैक्स भी देख लेना। अब पर्सनल प्रोनाउन के बाद पढ़ाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के। रूल्स ऑफ, कोई बताएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से लिखाए थे? कल की क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने बताए थे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, बताओगे? डिस्ट्रीब्यूटिव, जरा ध्यान से बोलो। देख के देख लो, नोटबुक में देख लो। और मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बताए थे ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ठीक है, ये थे डिस्ट्रीब्यूटिव आपके प्रोनाउन। ठीक है, अब इनसे संबंधित हम रूल्सों को पढ़ेंगे, और कुछ रूल्स हम सिंटैक्स में भी कर चुके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के, इसीलिए जो रूल्स मैं सिंटैक्स में करा चुका हूँ फिर यहाँ पर नहीं कराऊंगा, क्योंकि क्लास आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं थोड़ी देर पहले ये बात आपको बोल चुका हूँ, तो जो रूल मैंने नहीं कराए हैं उनको मैं करा दूंगा आपको। और मैंने पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा
कि आपको ईच एवरी आइदर नाइदर का प्रयोग किस जगह पे किया जाता है और क्यों किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कल बताए थे, ईच होता है, एवरी होता है, आइदर होता है और नाइदर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे ईच का प्रयोग, ठीक है। लिखो, ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। ईच का प्रयोग हमेशा दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। मैं इंक डालता हूं, जब तक आप इसको नोट कीजिए। जैसे each of the two students was honest, ठीक है। अब ईच का हिंदी अर्थ तो समझ लो क्या होता है। ईच का हिंदी अर्थ होता है प्रत्येक, ठीक। ईच का हिंदी अर्थ होता है प्रत्येक। अब मैंने आपको बताया था कि ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक, ठीक है। दो या दो से अगर कम होगा तो वहां ईच का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और हमने आपको बताया ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। यहाँ कितने स्टूडेंट्स की बात की गई है? टू स्टूडेंट्स की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पे ईच का प्रयोग किया गया है, नोट कीजिए। ठीक है, और एक और एग्जांपल लिखो, इसी को थोड़ा सा चेंज कर दिए। ईच ऑफ द 6 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। अब बताओ ये ठीक है कि नहीं? अब आपको ये बताना है ये वाला सेंटेंस जो लिखा है वो गलत है या सही है। ईच ऑफ द 6 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट क्यों सही है? क्योंकि मैंने आपको बताया दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब मुझे बताओ 2 स्टूडेंट्स प्लूरल है या सिंगुलर है? प्लूरल है, तो मैंने यहाँ वर्ब कौन सी यूज की है और यहाँ पे भी ऐसा क्यों कर दिया? जब यहाँ पे ये प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी आनी चाहिए थी? प्लूरल आनी चाहिए थी। और यहाँ पे भी प्लूरल है तो यहाँ भी वर्ब कौन सी आनी चाहिए थी? प्लूरल आनी चाहिए थी। लेकिन मैंने आपको एक रूल लिखाया था सिंटैक्स में कि ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, इनके साथ हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है या प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देखो ईच ऑफ के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग किया गया है, लेकिन वर्ब जो यूज होती है वो सिंगुलर होती है, इसीलिए यहाँ पे वॉज का प्रयोग करेक्ट है, वर्ब का प्रयोग हम नहीं करेंगे। सिंटेक्स में आपको मैं लिखा चुका हूँ, इसीलिए मैंने आपसे पूछ भी लिया था यहाँ पे वर्ब का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने एक रूल लिखाया था आपको ईच ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आएगा या प्लूरल प्रोनाउन आएगा, लेकिन वर्ब जो होगी वो कौन सी होगी? सिंगुलर होगी, इसीलिए वॉज यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, उतार लो फिर आगे चलते हैं।
हम्म। अब देखो आयतर, ठीक, आयतर का प्रयोग दो में से एक के अर्थ में, आयतर का प्रयोग दो में से एक के अर्थ में होता है, न कि दो से अधिक। ठीक, हमेशा आयतर का प्रयोग जब भी होगा, जब भी हम किसी भी चीज में के आगे आयतर का प्रयोग करते हैं, दो में से किसी एक के लिए करेंगे। जैसे दो पेन है, उसमें से किसी एक के लिए करेंगे तो आयतर का प्रयोग करेंगे। अगर तीन में से किसी एक के लिए करेंगे तो आयतर का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे उसकी जगह वो आगे बताएंगे, लेकिन आयतर का प्रयोग दो में से एक के अर्थ में होता है, ना कि दो से अधिक के में। ठीक है, जैसे आयदर ऑफ these two pens is red। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरह लिखूं, आयदर ऑफ these फोर पेन्स इज रेड। अब बताना कौन सा ठीक है, ऊपर वाला या नीचे वाला ठीक है? ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया आयतर का प्रयोग सिर्फ दो में से किसी एक के लिए किया जाता है, दो से अधिक के लिए नहीं। यहाँ तो फोर पेन्स की बात हो रही है, तो इसीलिए ये वाला सेंटेंस गलत होगा, ये वाला करेक्ट हुआ। दोबारा समझ लो, आयतर का प्रयोग हमेशा दो में से किसी एक के लिए किया जाता है। अगर दो से अधिक है, उसमें से किसी एक के लिए किया जाएगा तो वो आगे बताऊंगा किसका प्रयोग होगा, लेकिन आयतर का प्रयोग तो हमेशा दो में से एक के लिए होता है। जैसा कि पहले वाले एग्जांपल में दिखाया गया है कि आयतर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। ठीक है, दो पेन्स में से एक पेन जो है वो रेड है, इसीलिए आयतर ऑफ दीज फोर पेन्स इज रेड। दो में से, ये तो दो चार में से किसी एक के अर्थ में तो होगा नहीं इसका आयतर का, इसीलिए फोर पेन्स का प्रयोग किया गया, इसीलिए ये सेंटेंस गलत है। आयतर हमेशा दो में से किसी एक को चूज करने के लिए प्रयोग होता है, नोट करो। ठीक है, अब नोट करके लिखो इसी रूल में, लिखो दो से अधिक में से किसी एक के अर्थ में एनी या एनी वन का प्रयोग होता है। ठीक है, यदि दो से अधिक है और उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है तो एनी या एनी वन का प्रयोग होगा, न कि आयदर का। आयदर का तो सिर्फ दो में से एक के अर्थ में प्रयोग होता है। इसको नोट में लिख लो, फिर मैं इसको रफ करता हूं ऊपर, फिर एग्जांपल दूंगा। एनी वन वाला या एनी वाला, दो से अधिक में से किसी एक के अर्थ में, जिसको अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना इसको, और दो से अधिक इसको भी कर लेना हाईलाइट। ठीक है, इसीलिए मैंने नोट लिखा है, दो से अधिक में से किसी एक के अर्थ में एनी या एनी वन का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है। लिखो लिख लो। He has bought any या anyone for pens। ठीक है, कितनी पेन खरीदने की बात की? 4 पेनों में से किसी एक पेन को खरीदने की बात हुई है, इसीलिए एनी का प्रयोग करो या एनीवन का प्रयोग करो। समझ गए ये वाला रूल? अब नेक्स्ट रूल है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का। अगला रूल है लो नाइदर का प्रयोग दो में से एक भी नहीं, दो में से एक भी नहीं व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। दो से अधिक के लिए नहीं। नाइदर का प्रयोग दो में से एक भी नहीं के अर्थ में होता है। दो से अधिक व्यक्ति हो या वस्तु हो, किसी भी नहीं के अर्थ के लिए नाइदर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके लिए जिसका प्रयोग होगा मैं नोट में लिखवा दूंगा। जैसे नाइदर ऑफ these two girls is active। ठीक है, neither of these two girls is active। यहाँ दोनों गर्लों में से किसी भी एक, कोई भी गर्ल एक्टिव नहीं है के अर्थ में यहाँ नाइदर का प्रयोग किया गया है। एक नोट डाल के लिख लेना, नोट लिखो, दो से अधिक में से किसी भी एक के लिए, में से दो से अधिक में से एक भी नहीं, इसलिए एक भी नहीं के अर्थ में, एक भी नहीं के अर्थ में नन का प्रयोग किया जाता है। नन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उतार लो, फिर एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे देखो, एग्जाम्पल देख लो, फिर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल है आपका, none of 5 students
is laborious. None of 5 students is laborious. Laborious का मतलब होता है परिश्रमी, हार्ड वर्कर, ठीक है। None of 5 students is laborious. इन 5 स्टूडेंट में से कोई भी नहीं पर कठिन परिश्रम करता है, ठीक है। इन 5 स्टूडेंटों में से एक भी कठिन परिश्रम नहीं करता है। तो none of 5 students is laborious, इसलिए का neither का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि neither का प्रयोग जब होता है जब दो में से किसी भी किसी भी नहीं के अर्थ में हो, तब यहाँ तो 5 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, इसीलिए none का प्रयोग किया जाएगा। तो neither और none का प्रयोग आप अच्छी तरीके से समझ ही होंगे। और बचे हुए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जितने भी रूल्स हैं वो कल की क्लास में आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारा JKS डिफेंस एकेडमी नामक चैनल है, यहाँ पे लिख देता हूँ बोर्ड पे, JKS डिफेंस एकेडमी, यूट्यूब पे JKS डिफेंस एकेडमी के नाम से चैनल बना हुआ है, जिसपे रीजनिंग और इंग्लिश की क्लास कंटिन्यू रनिंग कर रही है। आप प्लीज उसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कर लें। और सारी वीडियो को प्लेलिस्ट भी आज क्रिएट की जाएगी आपकी, उसमें जाके देख लीजिएगा। और जितनी भी आपकी इंग्लिश कंप्लीट कराई जाएगी सारी टारगेट से ही लेके चल रही है, ऐसा कोई रूल्स नहीं होगा जो आपका एयरफोर्स के एग्जाम पे ना पूछा गया हो। बहुत इंपोर्टेंट आपको कराया जा रहा है, जो भी कराया जा रहा है हमारी तरफ से। तो आज हम आपसे आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।